हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में जो क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट्स आती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से क्वेश्चन 100% आने वाला ही है। सो ये वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स आती है उसका क्या इफेक्ट हम लोगों को देना है। ध्यान देना, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स ज्यादा है यहां पे जो अपने को डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स हैव बीन ओवरवैल्यूड by 15,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। सो दोस्तों हुआ क्या है, समझो आपको ये P&L अकाउंट दिया हुआ है और यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है और ओपनिंग स्टॉक में अपन ने 15,000 ज्यादा लिख दिया है और क्लोजिंग स्टॉक में अपन ने 20,000 ज्यादा लिख दिया है और अपने को नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट। सो अब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में क्या करते हैं, वी स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट और फिर कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं और फिर अपने को टैक्सेबल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो अब अगर ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000 तो दोस्तों इसका क्या इफेक्ट दोगे, तो आप जब नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, ये ओपनिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर दिया है। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा लिख दिया है, तो उसके वजह से आपका ये जो नेट प्रॉफिट है कहने से वो कम हो चुका रहेगा। तो अब क्या करना, ये ओपनिंग स्टॉक जो है उसको यहां पे ऐड कर देना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, ऐड। और हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी ओवर वैल्यू किया हुआ है बाय 20,000, मतलब हमने 20,000 रुपीज ज्यादा लिख दिया है क्रेडिट में। ज्यादा लिखा इसका मतलब कहने से प्रॉफिट जो है वो भी इसके वजह से ज्यादा हो चुका है, तो इसीलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सो ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस हो जाएगा। तो ये 15,000 ऐड एंड ये 20,000 लेस। फिर उसके बाद समझो आपको बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश। इसका मतलब समझो आपको एक P&L अकाउंट बना के दिया है और इधर ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखे हैं और ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस के अंदर आपने 30,000 किसी को कैश पेमेंट किया हुआ है, कैश पेमेंट। अब ये 30,000 अगर आपने किसी को कैश पेमेंट किया है दोस्तों और फिर आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आया था, नेट प्रॉफिट उसके बाद आया था, तो अब आप जब नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे तो अब ये 30,000 का जो आपने कैश पेमेंट किया हुआ है ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, आप याद करो आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 40A3 करके। 40A3 में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप 10,000 के ऊपर अगर खर्चा करते हो और प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं करते हो तो देन दैट एक्सपेंसेस डिसअलाउड। तो 10,000 के तो ऊपर ही है सर, तो ये तो खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप याद करो 40A3 के ही अंदर आपने और एक प्रोविजन पढ़ा था, क्या कि जब भी आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करोगे तो वो 10,000 की जो लिमिट है वो हो जाएगी 35,000। तो यहां पे आप देखो 35,000 से तो कम ही है, तो इसीलिए आपको कुछ इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 1200 as a depreciation on trademarks wrongly charged at 15%। अब देखो आपको समझो एक P&L अकाउंट दिया है और यहां पे लिखा है डेप्रीसिएशन और फिर नेट प्रॉफिट आया है। अब आपने डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स, मतलब ये डेप्रीसिएशन के अंदर इंक्लूडेड है क्या, 1200 rupees as depreciation on trademark which is wrongly charged at 15%।
मतलब आपने ट्रेडमार्क के ऊपर 15% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया है और वो ये अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है। अब दोस्तों ट्रेडमार्क एक इनटेंजिबल असेट है और इनटेंजिबल असेट के केस में आप याद करोगे तो फिर आपको जो डेप्रीसिएशन का रेट एप्लीकेबल है वो है 25%। आपने तो 15% चार्ज किया है, तो पहले तो 15% अगर आपने चार्ज किया है, जो 1200 रुपया अमाउंट आया है, तो 1200 डिवाइड बाय 15% करो, इसका मतलब 8000 का आपने ट्रेडमार्क खरीदा होगा। 8000 का आपने ट्रेडमार्क खरीदा होगा, तो ये 1200 का जो डेप्रीसिएशन है वो तो गलत है और हमने तो पीएनएल में उसको डेबिट कर दिया है, तो पहले तो आप उसको ऐड बैक कर दो, 1200 को आप ऐड कर दो और अब 8000 पे 25% डेप्रीसिएशन आना चाहिए, जो आएगा 2000 रुपीज का। 2000 रुपीज का डेप्रीसिएशन आएगा, तो 2000 का जो डेप्रीसिएशन है वो आप क्या कर देना, लेस कर देना, क्योंकि आपने वो 2000 चार्ज नहीं किया ना, तो इसीलिए 2000 रुपीज लेस कर देना। अभी 25% आना चाहिए ना इंटेंजिबल असेट से, सेक्शन नंबर 32 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। So depreciation includes 1200 as a depreciation on trademark, wrongly charged at 15%, तो add 1200 rupees, but 1200 is 15%, so value of trademark is 8000 और 8000 का 25% 2000 रुपीज आपको लेस करना पड़ेगा, so 2000 लेस कर दो। उसके बाद administrative expenses include 25,000 paid as a donation टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड। आपने डोनेशन दिया है इन अ नेशनल चिल्ड्रंस फंड एंड अ पेमेंट फॉर लैपटॉप परचेस्ड ऑन 15/5/2025 फॉर 60,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर। तो आपने दो खर्चे किए हैं। देखो, एक तो आपको ये पीएनएल अकाउंट दिया है, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डेबिटेड है और फिर नेट प्रॉफिट आया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंदर या एक्सपेंसेस के अंदर एक तो नेशनल चिल्ड्रंस फंड में आपने 25,000 दिया है, वो भी लिख दिया है, और एक आपने कंप्यूटर परचेस किया या लैपटॉप परचेस किया है, वो भी आपने 60,000 लिख दिया है। अब दोस्तों पहले तो ये जो 25,000 रुपया आपने डोनेशन दिया हुआ है इन नेशनल चिल्ड्रंस फंड, कहने से ऐसा कोई एक्सपेंस आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, एंड ऑलरेडी आपने डेबिट कर दिया है, तो ये 25,000 को तो आपको ऐड करना पड़ेगा। बट अब दोस्तों आप थोड़ा सा अगर याद करोगे तो आपने ATG करके एक सेक्शन पढ़ा होगा, जहां पे आप डोनेशंस देते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है, तो ये 25,000 जो है ना, उसका ATG में जाके आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। वहां पे आप देखो कि आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। आप याद करोगे तो वहां पे ऐसा 4 कैटेगरीज में डोनेशन को डिवाइड किया जाता है, अनलिमिटेड 50, अनलिमिटेड 100, लिमिटेड 100, लिमिटेड 50। तो आपको ये नेशनल चिल्ड्रंस फंड का जो डिडक्शन है वो कहां मिल जाएगा, अंडर सेक्शन ATG। बट बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते वक्त उसका कोई इफेक्ट देना नहीं है, कोई इफेक्ट उसका नहीं देना है। जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको ऐड कर दो, जब आप अपनी नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो उधर से ATG में आप उसका डिडक्शन ले लेना। और 60,000 जो आपने लैपटॉप खरीदने के ऊपर एक्सपेंस किया है, ये 60,000 आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और यही 60,000 के ऊपर आपको चार्ज करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। इस पे क्या आएगा दोस्तों, डेप्रीसिएशन आएगा। और देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, ये डेट पे ही हम समझेंगे कि जिस दिन परचेस हुआ उसी दिन इंस्टॉल हो चुका है, और डेप्रीसिएशन जो है वो 60,000 पे 40% आएगा, जो आपको लेस करना पड़ेगा। सो डोनेशन ऐड हो जाएगा 25,000, ATG में उसका डिडक्शन ले लेना, 60,000 ऐड कर दो और उसका 40% ले लो, जो आएगा 24,000, वो लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड्स
GST liability of rupees 5,000 paid on 1/5/2025 and municipal taxes for let out property 7,000। देखो आपको एक P&L अकाउंट दिया है, इसमें रेट्स एंड टैक्सेस करके लिखा है, उसके अंदर 5,000 का GST है और 7,000 का म्युनिसिपल टैक्स है। अब ये 5,000 का जो GST है, आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो है 24-25। तो आपने देखो ये 5,000 का GST पे कब किया है? 1/5/25 को किया है, मतलब आपका ईयर कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अगर आप याद करोगे तो जो भी आपके टैक्सेस का पेमेंट है, अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले कर देते हो तो हम आपको करंट ईयर में माइनस करने देंगे एज पर सेक्शन 43B। 43B करके सेक्शन है, उसमें हम आपको क्या करने दे देंगे? करंट ईयर में ही माइनस करने दे देंगे। तो क्या आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले पे कर दिया है? आंसर इज यस। तो ये 5,000 रुपया आपने जो P&L में डेबिट किया है वो सही किया है, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। और म्युनिसिपल टैक्स जो आपने भरा है वो तो भरा है फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, और लेट आउट प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या कर रहा है? तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको अपने को करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि ये जाएगा अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। आप दोस्तों ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद देखना आपके मेजॉरिटी सारे सेक्शंस रिवाइज हो जाएंगे। एक सेक्शन पे यू कैन से एडजस्टमेंट्स रखी है, सो आपके सेक्शंस सब रिवाइज हो जाने चाहिए। सो ये आपका 43B वाला पॉइंट यहां पे आ चुका। 43B में आप लोगों को लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिसका आपको डिडक्शन मिलता है ऑन पेमेंट बेसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? सैलरी इंक्लूड्स 60,000 रुपीज पेड टू हिज सिस्टर हु इज अ क्वालिफाइड नर्स पेड इन कैश। अब दोस्तों सिस्टर को अमाउंट दे रहे हो तो पहले तो आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 40A2 करके, कि अगर आप अपने रिलेटिव्स को अनरीजनेबल अमाउंट पे करते हो तो अनरीजनेबल अमाउंट इज डिसअलाउड। अनरीजनेबल अमाउंट जो है वो हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। बट यहां पे तो क्वालिफाइड नर्स है दोस्तों, तो 60,000 माइनस करने तो मिलना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज पेमेंट जो किया है ना वो कैश में किया है, तो 40A3 जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और 40A3 के हिसाब से कहने से ये खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो 60,000 रुपीज P&L में डेबिटेड होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? CSR एक्सपेंसेस आपने P&L में डेबिट कर दिए हैं। अब याद करो, आपने जब सेक्शन नंबर 37 पढ़ा होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में जनरल डिडक्शन, तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि CSR एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने नहीं मिलते हैं। CSR एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने नहीं मिलते हैं। CSR एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। बट यस, अगर कोई CSR एक्सपेंस 30 से लेके 36 के अंदर कवर्ड है तो वो CSR एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी CSR खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये अगर डेबिट हो चुका है ना तो इसको अपने को करना पड़ेगा ऐड। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या आ रहा है? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एक सोल प्रोप्राइटर ने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस किए हुए हैं और उसने वो चीज को डेबिट कर दिया है। अब आप याद करोगे तो फैमिली प्लानिंग के लिए सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 9 था। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 9 था, और उसमें क्या लिखा था कि अगर एक कंपनी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस करेगा तो हम उनको माइनस करने देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी होंगे वो सारे अलाउड है, और कैपिटल एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। यहां पे हुए कौन से एक्सपेंसेस है? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस हुए, बट किसने किए? सोल प्रोप्राइटर ने किए, कंपनी ने नहीं किए हैं। इसलिए ये सारे के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? ऐड। सारे के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? ऐड। 3619 देखो, उसमें आपको लिखा ही है कि इट इज अलाउड ओनली टू कंपनी एसएससी।
revenue expenses are fully allowed and capital expenses are allowed in 5 equal installments. तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, उसको पूरा ऐड कर देंगे क्योंकि ये डेबिट हो चुका है पीएनएल में. नेक्स्ट क्या आ रहा है, इनकम फ्रॉम विनिंग्स क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट. आपने विनिंग्स की जो इनकम है उसको पीएनएल के क्रेडिट में लिख दिए दोस्तों. अब अगर आपने क्रेडिट में लिख दिए विनिंग्स की इनकम, तो विनिंग्स पे आपको थोड़ी टैक्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगना चाहिए. विनिंग्स पे तो आपको टैक्स कहां लगना चाहिए, तो विनिंग्स पे आपको टैक्स लगना चाहिए अंडर अदर सोर्सेस. तो अदर सोर्स में टैक्स लगेगा, अपन क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, इसको अपन लेस कर देंगे. नेक्स्ट क्या आ रहा है, इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोस्तों आपने एक्सेस टैक्स भर दिया था और एक्सेस टैक्स भरने के वजह से अब आपको क्या लेना पड़ा है, रिफंड लेना पड़ा है. तो जो भी आपको रिफंड मिला है वो तो आपके लिए इनकम नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आती है वो आपके लिए इनकम है. ये तो क्या है, इनकम टैक्स रिफंड है. तो रिफंड अपन ने क्रेडिट कर दिया है तो उसको भी लेस करना पड़ेगा. और दोस्तों नीचे नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब रिफंड पे इंटरेस्ट भी मिला है और वो हमने पीएनएल में लिख दिया. अब जो इंटरेस्ट मिलती है ना ऑन रिफंड, दैट इज योर इनकम, दैट इज टैक्सेबल टू यू. बट दोस्तों वो टैक्सेबल होता है अंडर अदर सोर्सेस एंड नॉट अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन. इसीलिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा. हमें इसको भी लेस करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल ही नहीं है, नॉट टैक्सेबल. विनिंग्स भी अदर सोर्स में टैक्सेबल है. फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन अ न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब दोस्तों एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 37 2B करके, जिसमें क्या लिखा है कि अगर आप डोनेशन देते हो टू पॉलिटिकल पार्टी या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हो in a brochure, pamphlet, newspaper of a political party, can I say this expense is disallowed. ये expense disallowed है, आप माइनस नहीं कर सकते हो. और यही जो डोनेशन और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है उसको आप 80GGB या 80GGC के अंदर उसका डिडक्शन ले सकते हो. तो आप डिडक्शन चैप्टर देखो, आपको GGB और GGC पढ़ाया गया होगा. तो उसमें जीजीबी जो है उसमें आप इंडियन कंपनी अगर हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. एंड अदर देन इंडियन कंपनी है, अदर देन इंडियन कंपनी लोकल अथॉरिटी है एंड एजेपी, तो उसको 80GGC में डिडक्शन मिलेगा. अदर देन इंडियन कंपनी, एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी. अच्छा जीजीबी जो है ना, जीजीबी उसमें आपको डोनेशन दोगे या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करोगे दोनों का डिडक्शन मिलेगा और जीजीसी में सिर्फ डोनेशन का मिलता है. उसके बाद आ रहा है जीएसटी पेनल्टी. अब दोस्तों अगर आप कोई पेनल्टी पे करते हो तो पेनल्टी का पेमेंट हो रहा है बिकॉज देयर इज ब्रीच ऑफ लॉ. अगर आपने लॉ तोड़ा है और कोई पेनल्टी भरा है तो कहने से वो तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो इसको भी अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा. अरे लॉ तोड़ा थोड़ी पेनल्टी तुम्हें अलाउ करेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी एनकरेज कर रहा है लॉ तोड़ने को. नेक्स्ट क्या आ रहा है, इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब याद करोगे तो एज पर 40A उसमें 2 करके सेक्शन है, उधर इनकम टैक्स जो है जो भी आप पे करते हो दैट इज योर पर्सनल लायबिलिटी और उसको बोला गया है कि वो डिसअलाउ होना चाहिए. अगर ये पीएनएल में डेबिट कर दिया गया है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड. उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, वो भी तो कहना इसे डिसअलाउ होता है. तो इफ इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट उसको भी ऐड कर दो. डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट भी अलाउड नहीं है और डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी अलाउड नहीं है दोस्तों, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी ऐड करनी पड़ेगी. जीएसटी अलाउड है और जीएसटी की जो इंटरेस्ट है वो भी आप माइनस कर सकते हो. पेनल्टीज कहीं पे भी अलाउड नहीं है, पेनल्टीज. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल,
सेविंग्स अकाउंट पे आप लोगों को इंटरेस्ट मिला है जो क्रेडिट हो चुका है पीएनएल अकाउंट में, तो इसको क्या करोगे सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट का, तो इसको आप लेस कर देना। क्यों? क्योंकि ये अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है, अपन ने बिजनेस में लिख दिया है, तो इसको क्या कर देना आप लेस कर देना। और एक चीज अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप 80 TTA या 80 TTB में डिडक्शन ले सकते हो सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट का। 80 TTA अगर तुम्हें याद हो तो 10,000 की सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और TTB में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन इंक्लूड अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज paid to his wife Mrs. Beena, who is working as a manager in his office. She does not have any technical or professional qualification or experience required for the job. The payment of salary was as per the market rate in comparison with similar work profile. अब देखो यहां पे पीएनएल अकाउंट में एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन लिखा है, जिसके अंदर 3 लाख रुपीस वाइफ को जो पेमेंट किया है वो भी इंक्लूडेड है। वाइफ के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये जो सैलरी दी गई है दैट इज एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स। तो पहली चीज तो तुम ये समझो दोस्तों, आप जब बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई करते हो तो उसमें एक सेक्शन आता है 40A2 करके, कि अगर आप अनरीजनेबल पेमेंट करोगे टू रिलेटिव्स, अनरीजनेबल पेमेंट करोगे टू रिलेटिव्स तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। यहां पे अनरीजनेबल पेमेंट है ही नहीं रिलेटिव को, यहां पे तो रीजनेबल पेमेंट है, तो डिसअलाउ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, डिसअलाउ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करोगे तो आपने एक 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 पढ़ा होगा, क्लबिंग ऑफ इनकम का ये सेक्शन है, जिसमें अगर कोई कंसर्न रेम्यूनरेशन दे रहा है टू स्पाउस जिसमें हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो देखो तुम समझो कि वो केस में जो भी रेम्यूनरेशन स्पाउस को मिलेगा वो हस्बैंड में ही क्लब हो जाएगा। तो ये 3 लाख रुपीस जो है ना वो ये मिसेस बीना के जो हस्बैंड है उसमें ही तैयार हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। तो इसमें क्लबिंग के प्रोविजंस आ जाएंगे। क्लबिंग वो उसी के इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन हिज ऑफिस, उसकी खुद की ऑफिस है, मतलब वो खुद ही सोल प्रोप्राइटर है, उसी में वो काम कर रही है। तो ये इनकम हस्बैंड में क्लब हो जाएगी, और ये सैलरी इनकम है, तो इसमें फिर भूलना नहीं हस्बैंड को वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन विच स्कीम। अगर वो ऑप्शनल स्कीम में जा रहा है तो 50 और डिफॉल्ट में जा रहा है तो 75। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड इंक्लूड्स अ सम ऑफ 1 लाख पेड टू मिस्टर रौनक एन इंडियन रेसिडेंट ऑन विच नो टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स। सो क्या हुआ है, पीएनएल अकाउंट दिया है, समझो इधर 1 लाख रुपीस का पेमेंट किया है और उस पे अपन ने टीडीएस नहीं काटा। अब टीडीएस नहीं काटा तो एक सेक्शन आ जाता है 40A करके। अब आप चेक करते हो कि आप पेमेंट कहां कर रहे हो। अगर आप पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, अगर आप पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड, 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड। बट अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और आपने टीडीएस नहीं काटा है तो फिर 30% इज डिसअलाउड एंड 70% इज अलाउड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 लाख रुपीस जो है उसका 30,000 अपने को डिसअलाउ करना पड़ेगा, मतलब उतना अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, ऐड बैक। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ सकती है, ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग established in special economic zone which had commenced operations during financial year 1920. Total turnover of the undertaking was 400 lakhs, which includes 150 lakhs from export turnover. Out of 150 lakhs, only 120 lakhs have been received in India in a convertible foreign exchange on or before 30th September 2025. This industrial undertaking fulfills all the conditions
अंडर सेक्शन 10AA एंड द प्रॉफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इज 40 lakhs। अब इसका क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉफिट आया है 40 lakhs का, तो इसमें से आपको 10AA जो है उसका एक डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन 10AA का क्या मिलेगा दोस्तों, डिडक्शन मिलेगा। अब 10AA में कितना डिडक्शन मिलता है, तो पहले उसके लिए आप कैलकुलेट करो एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आता है फर्स्ट 5 years के लिए हम आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे। नेक्स्ट 5 years के लिए हम आप लोगों को 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे, एंड लास्ट 5 years के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब यहां पे आप देखोगे तो 1920 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 1920, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, तो आपका जो ईयर है वो 6th ईयर है, तो आपको जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया उसका 50% डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA। बट अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप अपना पहले तो टोटल प्रॉफिट ले लो कितना आ रहा है SEZ यूनिट के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई करो बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, और उसको तुम डिवाइड करो बाय टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। बट अब ध्यान से सुनना, आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो तो 40 लाख है, आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर लेना है, तो टोटल टर्नओवर तो 400 lakhs है। अब आपका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसका आप डेफिनेशन याद करो कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या आएगा, तो जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसके वजह से जो भी आप क्या पैसा आ रहा है वो आप लोगों को लेना है। बट इसमें प्रोविजन क्या था पता है, कि जितना पैसा आपको मिल चुका है, जितना पैसा आपको मिल चुका है अप टू 30th September ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज 30th September ऑफ 25, उतना ही आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेना। और इसी रीजन की वजह से आप देखो आपने 150 lakhs के सेल्स की है, लेकिन आया कितना पैसा है, सिर्फ 120 lakhs आया है, तो आपको इधर 120 lakhs लेना पड़ेगा। तो 40 lakhs मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 400 lakhs, 12 lakhs आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया। और ये जो 12 lakhs आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया है, कि नहीं से ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% जो है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000। चलो 40A2 के हिसाब से अगर आप ब्रदर को कोई अनरीजनेबल अमाउंट पे करोगे, अनरीजनेबल अमाउंट, तो कहने से वो एड बैक हो जाएगा, तो यहां पे 5,000 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा, 5,000 ऐड करना पड़ेगा। कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स रिपीट भी हो सकती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल थे उसमें से सब एडजस्टमेंट लिए हैं, तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स आप देखोगे तो रिपीट भी होगी। सो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज पेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी बाय चेक। पॉलिटिकल पार्टी को जो भी अमाउंट दोगे पहले तो बिजनेस के अंदर कहने से उसको ऐड करना पड़ेगा, और फिर आप लोग वही चीज का 80GGB या 80GGC के अंदर क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। सो ये अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिमांड पेड इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,300 पेड एज अ पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न and 12,750 towards interest for delay in deposit of tax. So आपने टैक्स डिपॉजिट में डिले कर दिया है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आ रही है 12,750 का, प्लस रिटर्न फाइलिंग में डिले किया तो पेनल्टी भरना पड़ रहा है 5,300। अब पेनल्टी जो आप पे कर रहे हो दैट इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ब्रीच ऑफ लॉ तोड़ा है और इसीलिए पेनल्टी आ रहा है, तो इसीलिए ये ऐड हो जाएगा। पीएनएल में डेबिटेड है, तो अगर डेबिटेड है तो अपने को ऐड करना पड़ेगा उसको। और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के हिसाब से, तो वो अलाउड है, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मस्त एडजस्टमेंट है दोस्तों। पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 25,000 per month to sister-in-law of Mr. Summer, who was in charge of accounts and receivable department.
However, in comparison to similar work profile, the reasonable salary at market rate is 20,000 per month. दोस्तों, सिस्टर इन लॉ को अनरीजनेबल अमाउंट दिया है, तो 48(2) के हिसाब से अगर आप रिलेटिव्स को अनरीजनेबल अमाउंट पे करते हो, कैन आई से सच एक्सपेंसेस डिसअलाउड। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनो, वहां पे आपको रिलेटिव का ना डेफिनेशन दिया गया है, और अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें सिस्टर इन लॉ जो है वो कवर्ड नहीं है। तो ये सिस्टर इन लॉ को आपने जो पूरा 25,000 दिया है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, आपको डिसअलाउंस यहां पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर समर एज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड for the month of Feb 25, 10,000 was deposited after due date under the relevant act relating to EPF. अब आप थोड़ा सा याद करो, एम्प्लॉई जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन पहले एम्प्लॉयर को देता है, और फिर एम्प्लॉयर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन मिला के फंड के अंदर डिपॉजिट करता है। सो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन पे करता है, और फिर एम्प्लॉयर जो है वही कंट्रीब्यूशन आगे फंड में डालता है। जब एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को P&L अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, ये उसके लिए बन जाता है इनकम। और जब वो फंड में डिपॉजिट करता है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का, तो उसको P&L अकाउंट में उसी चीज को डेबिट करना पड़ेगा एज पर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A, उसको डिडक्शन मिल जाता है। तो जब आएगा तब क्रेडिट करना है, जब जाएगा तब डेबिट करना है, आएगा तब क्रेडिट करना है, जाएगा तब डेबिट करना है। बट ये डेबिट करने आपको कब मिलता है पता है? आपको डेबिट करने तभी मिलता है व्हेन इट इज डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फंड। यहां पे आप देखोगे फंड की ड्यू डेट के बाद हुआ है, तो ये 10,000 रुपया जो है अपन क्या कर देंगे, ऐड। अपन ऐसा ही समझ रहे हैं, अभी एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो चुका था और डेबिट भी हो चुका था, तो इसीलिए क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंड की ड्यू डेट के बाद हुआ है। चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत मस्त एडजस्टमेंट है। फर्नीचर आपने खरीदा है 48,000 का। The new furniture as appearing in the income and expenditure was purchased on 31st August 24. इतने में आपने ये फर्नीचर खरीदा and was put to use on same date. The payment was made as under 18,000 paid in cash at the time of purchase of new furniture on 31st August 2024. 19,000 paid by account payee check on 5/9/24 as the balance cost of new furniture. And उसके बाद 11,000 paid in cash, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 11,000 paid in cash on 31st August to a transporter as a freight charges for a new furniture. ये जो 11,000 है ना, वो फ्रेट चार्जेस है, ध्यान देना अभी। तो पहले तो 48,000 का टोटल फर्नीचर है, जिसमें से 18,000 रुपया अपन ने कैश दिया है। तो आपको यह समझ में आता है दोस्तों, आपने जब सेक्शन 32 पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर आप कोई असेट खरीदते हो और उसके लिए एक ही दिन में 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट करोगे, कहने से वो कैश पेमेंट जो है उतने वाले पार्ट पे आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये 18,000 पे तो नहीं मिलेगा डेप्रीसिएशन। 19,000 जो अपन ने पे किया है वो अकाउंट पे ही पे चेक से पे किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 11,000 जो है वो अपन ने फ्रेट चार्जेस भरे, फ्रेट। अब आप एक गड़बड़ मत करना दोस्तों, यहां पे आपको फ्रेट चार्जेस में एक पॉइंट याद आ जाता है क्या, कि लिमिट इज 35,000 सर। 40A3 में लिखा है कि ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 पे करोगे तो भी चलेगा, बट यहां पे 40A3 अप्लाई नहीं होता है दोस्तों, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 40A3 अप्लाई होता है ओनली इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 40A3 यहां पे अप्लाई नहीं होगा। और ये जो 11,000 है ना, जो फ्रेट ट्रांसपोर्टर को दिया है,
इस पे भी आपको कोई डेप्री नहीं मिलेगा. इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अमाउंट इज इनकर्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट. So entire 11,000, on entire 11,000 you cannot claim depreciation. So depreciation you can claim only on 19,000 rupees. And in case of furniture, rate is 10%. So 19,000 into 10%, it will come to 1,900 rupees. This is the amount of depreciation. Now if 48,000 is already debited to P&L account, then you add back entire 48,000 because it's your capital expenditure, and then you subtract depreciation 1,900 rupees. यहां पे आप 35,000 वाला लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंस है. चलो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट. पीएनएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट जो मिली है पीपीएफ से वो अपन ने क्रेडिट कर दिया है. अब पीपीएफ से जो इंटरेस्ट मिलती है वो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है. और अगर वो सारा अमाउंट एग्जम्प्ट ही है तो अपन ने तो पीएनएल के क्रेडिट में लिख दिया है. अरे क्यों लिखा भाई, गलत किया है, लेस करो, इसको लेस कर देना. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है, अगेन इट इज क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट. एफडी जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, इसीलिए इसको भी क्या कर दो, लेस कर दो. इसको भी क्या कर दो दोस्तों, लेस कर दो. नेक्स्ट क्या आ रहा है, फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये चीजों को अपन ने पीएनएल के क्रेडिट में लिखा है. पहला इंटरेस्ट मिला ऑन नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चलो ठीक है, इसको लेस करो, अदर सोर्स में जाएगा ये. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, इसको भी लेस करो, अदर सोर्स में जाएगा. गोल्ड चेन वर्थ 78,000 रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम अ मदर. मदर से मिला है ना, लेस करो. अदर सोर्स में टैक्स मत करना, गिफ्ट रिलेटिव से मिला हुआ है. आपने 56 to 10 करके सेक्शन पढ़ा होगा, उसमें गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड an expenditure of 18,500 which was paid by a bearer check. अब दोस्तों 10,000 के ऊपर एक्सपेंस है, आपने प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं किया है, कहने से ये पूरा 18,500 क्या हो जाएगा, ऐड. डेबिटेड है ना, तो ये ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या आ रहा है, कंपेंसेशन ऑफ 4,500 paid to an employee while terminating his services in a business unit. ठीक है, ये अलावेबल एक्सपेंस है तो इट इज अलाउड. ये अलावेबल एक्सपेंस है तो इट इज अलाउड, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो ये अलाउ कर सकते हो इसको. नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहां पे और एक चीज है, ये 10,000 रुपए की जो लिमिट है ना, उसमें कैश भी नहीं चलता, बेरर चेक भी नहीं चलता, क्रॉस चेक भी नहीं चलता. तो इधर बेरर चेक से पेमेंट हुआ है इसलिए डिसअलाउ हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹82,000 वाज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच हैज बीन पुट टू यूज ऑन 12th April 2025. अब ये जो 82,000 की आपकी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपने मशीनरी के लिए पे की है जो आपने यूज करने से पहले पे की हुई है. अब असेट जब तक इंस्टॉल नहीं होता तब तक आप जो भी एक्सपेंसेस करोगे, कहने से उसको कैपिटलाइज करना चाहिए. तो ये 82,000 को आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, मतलब ऐड करना चाहिए टू कॉस्ट ऑफ असेट. आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया है तो इसको अभी आप ऐड करो, और इसके ऊपर जो भी आपका डिप्रीसिएशन का अमाउंट आएगा प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, वो माइनस कर देना, तो वो आएगा 12,300. लेकिन ये वाले सम में आप है ना एक गड़बड़ मत करना. 12th April 25 को इंस्टॉल हुआ है, तो ये जो डेप्रीसिएशन है ना, ये आपको इस साल माइनस करने नहीं मिलेगा. आप देखो तो असेट यूज होना स्टार्ट हुआ है 25-26 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में असेट यूज होना स्टार्ट हुआ है. तो आपको ये 82,000 कैपिटलाइज कर देना है, असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है, और इस पे आपको डेप्रीसिएशन मिलना नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा.
क्योंकि इंस्टॉल नेक्स्ट ईयर में हुआ है। तो अभी सिर्फ इस साल में इफेक्ट क्या आएगा, 82,000 सिर्फ ऐड कर देना दोस्तों। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड an amount of 15,000 paid towards a penalty for non-fulfillment of delivery conditions of a contract of sale for reasons beyond control. So देखो यहां पे क्या हुआ है दोस्तों, there is a breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट टूटा है और आपको पेनल्टी भरना पड़ा है, तो ये जो पेनल्टी है ना दैट इज अलाउड, और पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड मतलब पीएनएल में डेबिटेड है, तो ये अलाउड हो जाएगा, माइनस कर सकते हो। एंड वापस से देखो 1 लाख पॉलिटिकल पार्टी को दिया, अब पॉलिटिकल पार्टी को जो दिया एज पर 37(2)(b कैन आई से दिस इज डिसअलाउड, ये डिसअलाउड हो जाएगा, और ये चीज फिर 80 जीजीबी और जीजीसी में उसका डिडक्शन ले लेना है। अगर आप पेनल्टी पे करते हो बिकॉज देयर इज ब्रीच ऑफ लॉ तो वो डिसअलाउड है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो अलाउड है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इंपोर्ट लाइसेंस जो है वो बेचा है आपने और आपने प्रॉफिट जो भी आया उसको क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, इसका नो इफेक्ट। क्यों, अरे भाई एज पर सेक्शन 28 कि नहीं से इसको आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड में ही लिखना चाहिए था, और आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड में ही लिखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अपन ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया था 5 लाख रुपए का, पूरा डेबिट कर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अमाउंट्स टू 20 lakhs एंड असेसी इज इंडिविजुअल। अब आप थोड़ा सा याद करो, 35D करके सेक्शन आता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपके जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के केस में अगर एक इंडिविजुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करेगा तो उसको जो भी उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसको कंपेयर करना पड़ेगा विथ वन लिमिट, और दोनों में से जो लोअर आया उतना आपका एलिजिबल होगा, और ये एलिजिबल का आपको डिडक्शन मिलता है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब आप देखोगे तो यहां पे आपका लिमिट क्या है, लिमिट तो इंडिविजुअल के केस में आप याद करोगे ना, तो लिमिट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिमिट है, तो आपके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके कितने हो जाएंगे 5 lakhs, और लिमिट जो है वो कितनी आ जाएगी, तो 20 lakhs जो है उसका 5% निकालो तो जो लिमिट आ जाएगी 1 लाख। तो एलिजिबल तो सिर्फ 1 लाख ही है, और 1 लाख भी हम आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में माइनस करने देंगे, मतलब हर साल आपको 20,000 मिलेगा। तो आपको करंट ईयर में क्या करना पड़ेगा, 4,80,000 जो एक्सेस डेबिटेड है वो ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। फिर आप याद करोगे तो इधर कंपनीज जो होती है ना, इंडियन कंपनीज, उनके लिए भी प्रोविजन सेम है, सिर्फ लिमिट में इट वाज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, वो लिमिट था इंडियन कंपनीज के केस में। चलो नेक्स्ट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 6 lakhs, out of which 4 lakh is paid in current year and 4 lakh is debited to P&L account। अब आप याद करोगे तो 35DDA करके सेक्शन था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन जो है, अगर आप पे कर देते हो, और आप पे करते हो ना जैसे ही, हम आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन देंगे फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, पेमेंट से 5 साल। तो आपका भले ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 6, out of which paid is only 4, so you will get deduction of only 4 lakhs, but that too in 5 equal installment. So every year you will get deduction of 80,000, entire 4 lakh is debited to profit and loss account. So what you will do is 3,20,000 you will add back, 3,20,000 you will add. Next, bonus due
is 70,000, out of which 40,000 is only paid. Now try to recollect, bonus is governed by provisions of section 43B also. So bonus जो है उसका deduction you get under 3612, but 3612 is subject to 43B, that अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उससे पहले पे कर दिया तो करंट ईयर में मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में. तो अगर 70,000 बोनस ड्यू हुआ है, 40,000 पे हो चुका है, तो माइनस करने 40 मिलेगा. अब अगर पीएनएल में पूरा 70 डेबिट किया है तो 30,000 को ऐड कर देना, और अगर पीएनएल में डेबिट हुआ ही नहीं है बोनस तो लेस कर देना 40,000. नेक्स्ट, लीव एनकैशमेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. पीएनएल में अपन ने उसको डेबिट नहीं किया है. किसको? लीव एनकैशमेंट. अब लीव एनकैशमेंट जो खर्चा है ना, दैट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय सेक्शन 43B. यस, उसका भी डिडक्शन 43B के हिसाब से ही मिलता है, पेमेंट बेसिस पे ही मिलता है. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उसके पहले पे कर दोगे तो करंट ईयर, बाद में पे करोगे तो जब पे किया तब. तो इधर भी आपका डिडक्शन जो है वो 50,000 पूरा पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, तो अपन ने नहीं किया है तो उसको लेस करो. नेक्स्ट क्या आ रहा है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम इज 60,000. बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स इज 4 lakhs. Out of 60,000, 45,000 is paid up to due date of filing return and balance is paid after due date, and entire 60,000 is debited. अब आप सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4A याद करोगे तो उसमें ऐसा है कि एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा टू नेशनल पेंशन स्कीम, यू विल कंपेयर विथ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स. और ये जो 10% है दोस्तों, वो आपके ईयर के लिए अमेंड होके इधर 14% हो चुका है. और इन दोनों में से जो भी लोअर आया उतना हम आपको माइनस करने देंगे, और फिर आप जितना आपका लोअर आया वो अगर आपको माइनस करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पे कर दो. सो जो लिमिट पहले 10% थी अब वो हो चुकी है 14. तो पहले तो कितना है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन? 60. बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स है 4 लाख, उसका 14% निकालो, दिस विल कम टू 56,000. तो माइनस करने आपको 56,000 ही मिलेगा. अब 56,000 कब मिलेगा? अगर आप ड्यू डेट के पहले पे कर दोगे तो इस साल, नहीं तो बाद में. तो पहले पे किया है क्या? यस. 45 इस साल मिल जाएगा, ये करंट ईयर में डिडक्शन मिलेगा, और 45 हटा दो तो जो 11,000 बचा वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा जब आप पे कर दोगे. इसमें आपको रिटर्न फाइलिंग का डेट देखना रहता है. ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. एम्प्लॉई के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं ना, वो जब आते हैं तो क्रेडिट करना है, और जब जाते हैं तो डेबिट. उधर जो डेट देखना है वो ड्यू डेट ऑफ फंड देखना है. फंड, उधर फाइलिंग रिटर्न नहीं है, इधर फाइलिंग रिटर्न का डेट देखना है. नेक्स्ट क्या आ रहा है? मिस्टर समर परचेज्ड अ कार on 2/4/2022 for 3,35,000 for personal use. However, on 30th April 2024, he brought the car for use in his profession. The market value of the car is 2,50,000. अब 3,35,000 में आपने कार खरीदी थी ये साल में, और करंट ईयर में आप उसका बिजनेस के अंदर यूज करना स्टार्ट कर रहे हो. अब अगर आप कोई भी असेट पहले पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो और फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो उसमें आपको यह चेक करना है कि कौन सा असेट है. याद करो थोड़ा सा, अगर आपके पास बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, तो आप बिल्डिंग का एक्चुअल कॉस्ट लोगे और उसमें से माइनस करते जाओगे नोशनल डेप्रीसिएशन, और फिर आज की वैल्यू निकालोगे, और फिर जो आज की वैल्यू आई उस पर आप डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन. बट दोस्तों ये प्रोविजन बनाया गया है ओनली एंड ओनली फॉर बिल्डिंग, नॉट फॉर अदर असेट्स. तो अदर असेट्स के केस में तो जितनी आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी ना पहले, उतनी आपको यहां पे ले लेनी है. सो डायरेक्टली 3,35,000 पे एंटायर ईयर के लिए डेप्रीसिएशन आ जाएगा. पूरे साल के लिए आप डेप्रीसिएशन माइनस कर सकते हो. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म से आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला हुआ है.
अब ये तो एग्जम्प्ट होता है दोस्तों, क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, तो ये आपको लेस करना पड़ेगा, लेस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, फर्म से इंटरेस्ट मिला है एट द रेट ऑफ 20% अमाउंटिंग टू 60,000, क्रेडिट कर दिया है पीएनएल में। अब आप 40B करके सेक्शन याद करो, ये तो सेक्शन अमेंड भी हुआ है आपके एग्जाम्स के लिए। तो 40B में क्या दिया हुआ था कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो एक फर्म अपने पार्टनर को दे सकती है वो है 12%। अगर समझो फर्म ने 20% इंटरेस्ट पे किया है, फर्म जो है ना, फर्म उसको अलाउ सिर्फ 12% होगा, फर्म को 8% डिसअलाउ हो जाएगा, और पार्टनर को 20% जो रिसीव होगा ना, उसमें से सिर्फ 12% पे ही टैक्स देना पड़ेगा। उसमें से सिर्फ 12, जितना फर्म के लिए खर्चा है उतना ही पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा, जितना फर्म के लिए खर्चा है उतना ही पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा। तो कितना टैक्सेबल होगा? 60,000 इज 20%, 12% इज हाउ मच? 36,000 पे टैक्स लगेगा, और 24,000 जो है वो नॉट टैक्सेबल होगा। अपन ने तो पूरा 60 क्रेडिट कर दिया है। अब पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट मिलता है, पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है फ्रॉम फर्म, इज अ टैक्सेबल अंडर द एक्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये बिजनेस में टैक्सेबल तो होना चाहिए, बट ओनली 36,000, तो 24,000 अपने को लेस करना पड़ेगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर मिस्टर ए अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs. He is the only working partner in a firm and firm's book profit is 4 lakh rupees. फर्म का बुक प्रॉफिट 4 लाख है, ठीक है। सुनो अभी, अब आप याद करो दोस्तों, रेम्यूनरेशन जब भी दिया जाएगा बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर, तो पहले तो वो पार्टनर वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, तो ही रेम्यूनरेशन अलाउड है। एंड फिर रेम्यूनरेशन के ऊपर लिमिट रखी गई थी विच डिपेंड्स ऑन बुक प्रॉफिट और बुक लॉस। अगर फर्म को बुक लॉस आ रहा है या बुक प्रॉफिट आ रहा है अप टू 6 lakhs, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, एंड 6 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट गया तो एक्सेस जो बुक प्रॉफिट है उसका 60%, और 6 लाख तक जो बुक प्रॉफिट है उसका 90%। अब यहां पे फर्म का बुक प्रॉफिट है 4 लाख, तो 4 लाख का आप अगर 90% निकालोगे तो दैट विल कम टू 3,60,000। फर्म ने जो रेम्यूनरेशन दिया है वो है 5 लाख, तो फर्म जो है उसको डिसअलाउ हो जाएगा 1,40,000। ये फर्म को डिसअलाउ होगा, और पार्टनर को टैक्स कितने पे लगेगा? 3,60,000 पे। 5 लाख पे मत लगा देना, 3,60,000। जितना फर्म के लिए खर्चा है उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल, जितना फर्म के लिए खर्चा है उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा। सो वो चीज ध्यान में रखना। तो इधर फर्म को 24,000 डिसअलाउ हो जाएगा, फर्म को डिसअलाउ, और पार्टनर को 36,000 टैक्सेबल होगा। फर्म को 36 माइनस करने मिला, 36 टैक्सेबल। इधर फर्म को 3,60,000 माइनस करने मिला, इधर 3,60,000 टैक्सेबल। ऑडिट फीस पे किया है, टैक्स ये तो अलाउ होना चाहिए, इसमें कोई डिसअलाउंस नहीं है, इट इज अलाउड। वापस देखो, डोनेशन आया है 10,000 पीएम केयर्स फंड, तो ये डिसअलाउ होना चाहिए, इसका आप लोगों को 80G में डिडक्शन मिल जाएगा। रिफंड ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी का रिफंड आया। अब पेनल्टी का अगर रिफंड आया तो पेनल्टी का रिफंड थोड़ी आपके लिए ये बनेगा इनकम, क्योंकि पेनल्टी जब आपने पे किया होगा तो वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं था, तो अब जब रिफंड आ रहा है तो वो चीज आपके लिए इनकम भी नहीं है। तो इसका कुछ नहीं, इसको अपने को लेस करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि ये इनकम नहीं है, इस पे थोड़ी हम टैक्स भरेंगे। पेनल्टी जब पे किया था तो पेनल्टी अपने को खर्चा नहीं मिला था। अगर कोई चीज खर्चा मिली है, वो चीज का अपने को रिफंड मिल रहा है, तो वो इनकम है, नहीं तो वो इनकम नहीं है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, ये तो टैक्सेबल होना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो अपने को उधर इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब ये अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको क्रेडिटेड है तो कुछ मत करो। चलो नेक्स्ट, there was only one block containing computers
which came into existence only on 2nd April, when the new laptops worth 1,60,000 and printer and scanner for 40,000 were purchased. Assessee charged depreciation at the rate of 60% in entire cost of 2 lakh rupees and debited the same. मतलब असेसी ने 2 लाख रुपए का 60% मतलब 1,20,000 पीएनएल में डेबिट कर दिया है और फिर नेट प्रॉफिट आया है। तो अभी अपन पहले तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो आप याद करो कंप्यूटर या उसके जो भी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है वो है 40%, अपन ने चार्ज किया है 60%। तो पहले तो आप ऐड कर दो क्या, एंटायर अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन 1,20,000 पूरा ऐड कर दो पहले, और फिर 2 लाख का 40% निकालो जो आएगा 80,000, और 80,000 एक्चुअल डेप्रीसिएशन है वो लेस कर देना। तो ये डेप्रीसिएशन प्रॉपर है और ये जो डेप्रीसिएशन गलत चार्ज हुआ था वो ऐड कर दिया। एंटायर ईयर के लिए डेप्रीसिएशन मिलेगा क्योंकि 180 डेज से ज्यादा असेट यूज हुआ है। नेक्स्ट, एन एक्सपेंस ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 represents lump sum health insurance premium paid by Mr. Basin for 3 years effective from 1st July 24 to 30th June 27 for himself, spouse and 2 dependent children. The said insurance premium was paid by account payee check. पहले तो आपने अगर ये 72,000 पीएनएल में डेबिट कर दिया है, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते वक्त ये ऐड कर दो, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस। बट फिर यही चीज का हम आपको एटीडी के अंदर डिडक्शन दे देते, डिडक्शन एटीडी मेडिक्लेम। और मेडिक्लेम में आप याद करो आपने 72,000 3 साल का भरा है, तो अपन ने मेडिक्लेम में एक प्रोविजन पढ़ा था कि आपकी पॉलिसी जो है वो कितने इयर्स के लिए एप्लीकेबल है वो चेक करो। इवन वो पार्ट ऑफ द ईयर रहेगा तो भी चलेगा। तो आपकी पॉलिसी प्रीवियस ईयर 24-25, 25-26, 26-27 एंड 27-28 ये 4 साल के लिए कहने से आपकी पॉलिसी वैलिड है। हाँ, 24-25 पूरा साल कवर्ड नहीं है एंड 27-28 भी पूरा साल कवर्ड नहीं है, बट कहने से आपकी पॉलिसी जो है वो ये 2 साल के लिए भी एप्लीकेबल तो है ही। तो जितने साल के लिए आपकी पॉलिसी एप्लीकेबल है 72,000 को उतने साल से डिवाइड करो, आपका 18,000 अमाउंट आएगा और ये 18,000 का हम आपको एटीडी में डिडक्शन दे देंगे। और एटीडी में आप याद करोगे तो लिमिट 25,000 था, और अगर कोई पर्सन रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन होता है तो 50,000 लिमिट था। सो बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा और एटीडी में जाके आपको क्या मिल जाएगा, उसी चीज का डिडक्शन। फिर क्या दिया हुआ है, 25,000 पेड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। अब देखो आपने अगर 25,000 क्रेडिटर को दिया है इन कैश, अब समझना है ये एडजस्टमेंट। अब समझो कि ये चीज आपने पीएनएल में पहले ही रिकॉर्ड कर दी है, पास्ट ईयर में आपने ये खर्चा पीएनएल में डाल दिया था पास्ट ईयर में, और इस साल में आपने अपने क्रेडिटर को कैश दिया है। तो अपने को कहना से ये 25,000 इनकम मानना पड़ेगा एज पर सेक्शन 40A3A, क्योंकि जब आपने ये खर्चा किया था पास्ट ईयर में समझो आपको ये खर्चा माइनस करने में मिल गया था, तो विथ एन अजम्पशन मिला था क्या कि कल उठ के आप पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड से करोगे। अब अगर आप फ्यूचर में जाके खर्चे का प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं करते हो तो जिस साल में भी आपने पेमेंट किया, प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं किया, वो साल की इनकम में हम उतना अमाउंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वापस से इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो ये दोनों चीजें पीएनएल में अगर लिखी गई है तो उनको तो लेस करना पड़ेगा, और अदर सोर्स में सिर्फ एक ही चीज टैक्सेबल हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। नेक्स्ट क्या है, पेड अ जॉब चार्जेस फॉर वैल्यू एडिशन ऑन फैब्रिक्स ₹90,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर बाय एन अकाउंट पेई चेक, पर्सन वॉज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। अब आपने पेमेंट किया, आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, 30% डिसअलाउ करना पड़ेगा। 27,000 अगर ये पूरा 90,000 ऐड हो चुका है, पीएनएल में डेबिट हो चुका है, तो 27,000 को अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ही एम्प्लॉयड 20 न्यू एम्प्लॉइज
for the said industrial undertaking in 24-25. Out of 20 employees, 12 were employed on 1st May on the monthly emoluments of 18,000 and remaining were employed on 1st August on the emoluments of 12,000. All these employees participate in provident fund and they paid their emoluments directly in their bank account. अब यहां पे आपका इनका जो भी सैलरी है, पहले तो ये पीएनएल अकाउंट में तो डेबिट होना ही चाहिए, प्लस आप याद करोगे तो ये जो एडजस्टमेंट है ये फुल फ्लेज क्वेश्चन देखोगे, मैंने तो वो क्वेश्चन में से सिर्फ एडजस्टमेंट निकाला है, फुल फ्लेज क्वेश्चन देखोगे तो 80JJAA की भी एप्लीकेबिलिटी आती है यहां पे। 80JJAA क्या था याद करो, तो उसमें अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो जो भी आप सैलरी पे करोगे उसका हम 30% आपको माइनस करने देंगे, 30% हम आपको माइनस करने देंगे। एंड उसमें एक लिस्ट था एम्प्लॉइज का जो इनएलिजिबल है फॉर डिडक्शन। अगर किसी का भी सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो, अगर कोई पर्सन आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है फॉर लेस देन 240 डेज तो भी वो इनएलिजिबल था। अब पहला एम्प्लॉय जो है 12 एम्प्लॉइज, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, वो तो 1 मई से एम्प्लॉयड थे, तो 1 मई से लेके अगर आप काउंट करोगे एंड तक, मार्च तक, 240 डेज से तो ज्यादा ही है, तो 18,000 उनका मंथली सैलरी था। 11 मंथ्स के लिए वो लोग एम्प्लॉयड थे, मई से लेके मार्च, और 12 लोग थे, 12 लोग, तो 18,000 इंटू 11 इंटू 12, तो ये आ गया 23,76,000। इसका 30% ये तो आपको मिल जाएगा जो आएगा 7,12,800। अब जो लोग अगस्त में आए तो अगस्त के 31 डेज थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो ये लोग भी आप काउंट करो 243 डेज एम्प्लॉयड है। तो 12,000 जो इनको सैलरी दी अगस्त से लेके दी, अप्रैल में, जून, जुलाई ये लोग नहीं थे, तो 8 महीने थे इंटू 8 एम्प्लॉइज, तो 12,000 इंटू 8 इंटू 8, 7,68,000। इसका 30% आप निकालो, ये एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा आपको। पहले तो पूरा सैलरी पीएनएल में डेबिट कर दो और उसके बाद 80JJAA में जाके इसका डिडक्शन ले लो। चलो नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट आ रही है देखो। मिसेस निशा, a resident individual aged 54 years, is carrying on business of manufacturing. Depreciation has not been debited to P&L account. The details of plant and machinery employed in the business are given as under. सारी डिटेल दी है प्लांट एंड मशीनरी की। एक चीज मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग WDV जो है वो है 4,75,000। नया मशीन आपने खरीदा है 7,25,000 का और एक मशीन सेल किया है 75,000। रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 20% ऑन न्यू मशीन ड्यूरिंग द ईयर अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले तो आप समझो आपकी जो ओपनिंग WDV है वो है 4,75,000। इसमें आपने न्यू मशीन जो खरीदा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, उसको ऐड करो, लेकिन 7,25,000 में से 20% माइनस कर दो, क्योंकि उतना तो आपको रिलीफ मिल चुका है, सब्सिडी मिल चुका है, तो आपके लिए तो कॉस्ट 5,80,000 ही हुई। 7,25,000 माइनस 20%। फिर यह होने के बाद आपने एक मशीन सेल किया है, सेल 75,000 का सेलिंग है, तो 475 प्लस 5,80,000 माइनस 75,000, 9,80,000 बच गया। ये मशीन 3/7 को ही खरीदा हुआ है, तो इस पे तो फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा, 180 डेज से ज्यादा है। जब भी सेल होता था तो सेल अपन हमेशा ओपनिंग में से माइनस कर देते हैं,
तो अभी तो पूरा का पूरा अमाउंट पे आपको एक तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा 9,80,000 इंटू 15%, तो वो आ जाएगा 1,47,000 प्लस दोस्तों असेसी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो एडिशनल डेप्री भी आता है। और याद करो तो एडिशनल डेप्री जो न्यू मशीन खरीदा है उस पे आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे 580 का 20% आपको लेना पड़ेगा, जो आएगा 1,16,000 1,16,000 आएगा। सो ये 1,16,000 एडिशनल डेप्री और माइनस करो, पर याद रखना एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको माइनस करने मिलेगा ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम। 115 बीएसी जो है उसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता, उसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। सो दोस्तों ये आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की एडजस्टमेंट्स जो है वो यहां पे कंप्लीट होती है। चैप्टर अच्छे से करके जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ भी डाउट हो मैसेज करो दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।